हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन मेरे यानी अभिषेक अग्रवाल के साथ। तो आज सोच रहे होगे भाई आज के सेशन में क्या खास होने वाला है, ऐसा क्या दमदार होने वाला है, ऐसा क्या अमेजिंग धुआंधार होने वाला है। तो मैं बता दूं, मेटल एंड नॉन मेटल हमने निपटा दिया है भाई। तो अगर तुमको ये डाउट है कि मेटल एंड नॉन मेटल नाम का चैप्टर डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर नहीं हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक प्रोवाइड करी गई है एज अ प्रूफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगी और मेटल एंड नॉन मेटल का हर टॉपिक मतलब हर टॉपिक जो बोर्ड लेवल पर है और जो बोर्ड लेवल से कैंसिल आउट भी हो चुका है, वो सारे टॉपिक्स अपन ने कवर किए। क्योंकि सिर्फ बोर्ड लेवल पर अपन नहीं पढ़ा है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर, अपन कॉम्पिटिटिव लेवल को भी टच कर रहे हैं, अपन जेडबलई का फाउंडेशन लेवल भी टच कर रहे हैं, अपन नीट का फाउंडेशन लेवल भी टच कर रहे हैं। तो अगर उसको लेकर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को लगता है कि हमें वो पढ़ने चाहिए, भले वो बोर्ड में नहीं आ रहे, तो वो टॉपिक्स भी आपको कवर अप मिलेंगे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट से पूरी थ्योरी कंप्लीट करो, पूरे थ्योरी लेक्चर है वहां पर। ठीक है, अब ये भी नहीं समझना कि सिर्फ सर थ्योरी पढ़ाते हैं, सर के वीडियो आना वैसे ही दुश्वार है, और वीडियो आ भी जाए तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा देते, सवालों को तो सॉल्व ही नहीं कराते। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो संपट ही नहीं पढ़ते हमको। तो मैं बता दूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी लेकर आ गए और इस वीडियो से आरंभ कर दिया है एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वो भी अभी किसको, मेटल एंड नॉन मेटल, जो चैप्टर अपन ने निपटाया है मेटल एंड नॉन मेटल, उसी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना अब अपन ने शुरू कर दिया है। और पहले कौन से आएंगे, पहले आएंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन समझते हो ना, जो थ्योरी के बीच में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस डाल देते हैं ना प्रैक्टिस के लिए। जो थ्योरी आपको अभी अभी पढ़ाई है, उस थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चंस, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चंस, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चंस। तो वो जो थ्योरी के बाद फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कहते हैं, और वो क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को यहां समझेंगे, जानेंगे और आंसर फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का, यानी कि चैप्टर एंड में जो आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं अपन इसके बाद उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। डन बात। तो स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सामने दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको एग्जाम्पल सेट करना है ऑफ अ मेटल के एग्जाम्पल्स बताने। जो पहला इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो भैया रूम टेम्परेचर पे लिक्विड एक ही मेटल है, ये तो अपन ने एक्सेप्शन में भी लिखा था। कौन सा मेटल है, जल्दी से लपक के बोल दो, मर्क्यूरी, बिल्कुल ठीक है। थर्मोमीटर में यूज होता है, टेम्परेचर नापने के उसमें यूज होता है, तो मर्क्यूरी जो है वो Hg एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बाबू, लिक्विड होता है। तो इट इज द ओनली मेटल विच इज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, और एल्स बाकी सारे मेटल को ये वरदान मिला है कि आप रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहोगे। तो बाकी सारे मेटल्स को ये बोला गया है कि आप रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहोगे, सिर्फ एक मर्क्यूरी नाम का मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा। डन बात। दूसरी बात, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। अब यहां तो मैं एक मेटल नहीं दो मेटल दे सकता हूं, क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स की बात की गई है। मेटल्स को वरदान मिला है कि तुम हार्ड रहोगे, रिजिड रहोगे, डेंसिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन एक्सेप्शन है दो मेटल्स का जो इतने सॉफ्ट है कि आप इनको चाकू से भी काट सकते हो, केक की तरह कट कर सकते हो। ठीक है, और वो दो मेटल कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो मैं यहां दो नाम लिख देता हूं, तुम्हें दोनों में से कोई भी एक जो पसंद हो उसको लिख लो। तो सोडियम एंड पोटेशियम, तो पोटेशियम मेटल जो है अपन उसकी भी बात कर रहे हैं, दिस इज कैपिटल के, पोटेशियम मेटल। डन। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट मेटल आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सा मेटल है जो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब हीट के लिए तो देखो जनरली सारे मेटल्स है, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके थ्रू वो थर्मल कंडक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंचा सकते हैं। तो जनरली मेटल्स तो सभी गुड कंडक्टर्स है, लेकिन बेस्ट कंडक्टर अगर वो पूछ रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल हमसे पूछ रहे हैं, तो इसमें हम कॉपर का नाम लेंगे। हाउएवर कॉपर सबसे बेस्ट है, तो कॉपर सबसे बेस्ट है। हाउएवर तुम आगे चलकर सिल्वर भी बोल सकते हो जो सेकंड बेस्ट है, और एल्यूमिनियम भी बोल सकते हो। तो सिल्वर एंड एल्यूमिनियम जो सेकंड बेस्ट है, तो आप इनका नाम भी ले सकते हो बेस्ट कंडक्टर्स के केस में। और वो भी कौन सा कंडक्टर, हीट कंडक्टर। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, आपको यह भी बताना है कौन सा मेटल जो है
वो हीट का पुअर कंडक्टर है। तो पुअर कंडक्टर में एक एग्जांपल आप लेड का दे सकते हो, क्योंकि लेड जो होता है वो बेसिकली पुअर कंडक्टर होता है। तो यहां पर आप एग्जांपल एक पुअर कंडक्टर में लेड यानी कि पीबी का भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए आपके किसके, जो मेटल आपको जो कंडीशंस पे आपको पूछे गए थे, आपने उस कंडीशंस पे उसका एग्जांपल दे दिया है। तो ये सारे मेटल्स को आप कंसीडर करेंगे, और ये सारे मेटल्स जो है ये आपके एग्जांपल हो गए। लिक्विड है जो मर्क्यूरी है रूम टेम्परेचर पे, सॉफ्ट मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, बेस्ट कंडक्टर कॉपर सिल्वर और एल्यूमिनियम, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर, जो यहां देखेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल का आपको मीनिंग बताना है, क्या है मेलिएबल और डक्टाइल। तो मेलिएबिलिटी के डेफिनेशन यहां पर देखेंगे। पहले समझ लो, मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको हैमर कर करके, आप उनको हथौड़े से मार मार के आप उनको चपटा कर सकते हो, इतना चपटा कि वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। उस शीट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, पतली शीटों में कन्वर्ट होने की क्षमता को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि क्या है डक्टिलिटी को भी अपन को लिखना है ना, तो अपन थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ metals in which they can be hammered into, hammered मतलब हथौड़े से मार मार कर, they can be hammered into thin sheets, पतली शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते, they can be hammered into thin sheets, पतली शीट्स में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम उसकी मैलिएबिलिटी कह देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो एल्यूमिनियम है, क्योंकि आप देखोगे घर में आपके एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है फूड आइटम्स को रैप करने के लिए, खाने को पैक करने के लिए होता है ना, चपाती वपाती आप पैक करते हो एल्यूमिनियम फॉइल, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो शीट है एक पेपर की जैसी सिंपल, और वो देखो वो मेटल है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मेटल को आपने इतना हैमर किया, इतना हाइड्रोलिक प्रेस किया, उसको आप एक डिवाइस होता है हाइड्रोलिक प्रेस, उसमें आप उसको कंप्रेस करते हो कि वो पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये होती है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को अगर हम समझेंगे तो डक्टिलिटी क्या होगी, अच्छा इसमें मैंने एग्जांपल लिख देता हूं एल्यूमिनियम, ठीक है ना, गोल्ड भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन एल्यूमिनियम इज द बेस्ट मेलिएबल मेटल, तो इसका एग्जांपल अपन एल्यूमिनियम लिख देते हैं। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। अब तुम डक्टिलिटी समझो, अगेन मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल खींच खींच कर आप वायर में कन्वर्ट कर पाओ, जिसमें आप मेटल को खींचो और इतना खींचो कि वो पतले वायर में कन्वर्ट होता हुआ चला जाए, इतना इतना ज्यादा उसका स्ट्रेचेबिलिटी हो, तो कि वो वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको अपन कहेंगे डक्टिलिटी। अब आप देखोगे कि आपको गोल्ड की ज्वेलरीज मिलती हैं, चेन वेन बनती है गोल्ड की, सिल्वर की रिंग्स बनती हैं, सिल्वर की वायरिंग्स होती हैं, तो कॉपर की वायरिंग्स होती हैं, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कॉपर है। तो ये सब वायर में क्यों कन्वर्ट हुए, क्योंकि ये मेटल है और मेटल के पास डक्टिलिटी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। और गोल्ड के बारे में तो मैं कहता हूं, जो प्योरेस्ट फॉर्म का गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड, 99.9% प्योर जो होता है, अगर उसका 1 ग्राम गोल्ड है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 ग्राम, 1 ग्राम समझ रहे हो, इतना हल्का वजन है कि तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा तो महसूस ही नहीं होगा। वो 1 ग्राम गोल्ड को तुम इतने लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो कि उस वायर की लेंथ 2 किलोमीटर तक हो सकती है। तो 1 ग्राम गोल्ड की डक्टिलिटी इतनी ज्यादा है 24 कैरेट की कि आप उसको 2 किलोमीटर वायर तक खींच सकते हो। 2 किलोमीटर समझ लो कितनी बड़ी डिस्टेंस है, वो सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड खिंच जाएगा। ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। तो व्हाट इज डक्टिलिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अगेन, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अगेन, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल in which they can be drawn into wires, जिसमें they can be drawn into wires, तो वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, इज नोन एज डक्टिलिटी। और मेटल को बोलते हैं डक्टाइल मेटल, तो इज नोन एज डक्टिलिटी, और मेटल को बोलते हैं डक्टाइल मेटल। बोलो एग्जांपल क्या लपके,
एग्जाम्पल गोल्ड ही लपक लेते हैं क्योंकि गोल्ड की डक्टिलिटी अच्छी है, ऑल्दो आप इसमें सिल्वर भी कंसिडर कर सकते हो, बट गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे बेस्ट है। यहां पर 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे। डन, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, अगले पार्ट पर देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन से सारे एनसीईआरटी से मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको बीच में जो थ्योरीज दी गई हैं, उन थ्योरीज के बाद जो फॉलोड अप क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके रिप्लाई जरूर करेंगे। कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूं, रिप्लाई वहां करूं नहीं करूं, कमेंट हमेशा पढ़ता हूं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल? आपको पता है सोडियम इतना रिएक्टिव है कि हवा में आते ही आग पकड़ लेगा। जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ऑक्सीजन जो है, मॉइस्चर जो है, उसके साथ वो आग पकड़ लेगा और बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करेगा, बिकॉज उसका रिएक्टिव नेचर है। रिएक्टिव क्यों है? रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर आता है। कहां आता है? करीना ने कार मांगी, तो करीना ने ये यहीं आ गया ऊपर सेकंड नंबर पे, सेकंड बेस्ट है। कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पतिदेव हंसकर कल्टी हो गए। आ जाओ दिलाऊं गोल्ड और प्लैटिनम, आ जाओ एजी, गोल्ड इज एयू, प्लैटिनम इज पीटी। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर से नीचे तक ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको मिल रही है, राइट। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब इसमें करीना ने, तो ने देख लो कहां पर है, यहां पर है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करेगा? जब भी ऑक्सीजन से मिलेगा तो विग्रसली रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, Na2O। विग्रसली रिएक्ट करेगा, बल्कि वाटर के साथ भी मिल सकता है, मॉइस्चर के साथ भी मिल सकता है, और मॉइस्चर के साथ मिलकर NaOH बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये दोनों कहां से मिलेंगे? एयर से। लेकिन ये दोनों रिएक्शन जो होगी ये बड़ी विग्रस रिएक्शन होगी, विग्रसली रिएक्ट करेगा, ठीक है। बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा ये, बहुत अग्रेसिवली, क्योंकि ये एयर के आते ही कांटेक्ट में आग पकड़ लेता है, तो इट विल कैच फायर। सो दिस इट विल कैच fire, sodium will catch fire on reacting with in air, it will catch fire। तो अब कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि आग पकड़ लेगा तो बड़े हादसे हो सकते हैं, तो कोई बड़ा हादसा ना हो इसके लिए जरूरत पड़ती है कि आप इसको क्या करो, इसके लिए जरूरत पड़ती है कि आप इसको प्रिजर्व, मतलब एयर के कांटेक्ट में आने से रोक लो। और एयर के कांटेक्ट में आने से कब रोक लोगे? जब इसको मिट्टी के तेल में डिप करके रखोगे। तो बिकॉज ऑफ इट्स वेरी रिएक्टिव नेचर, on reaction with air it can catch fire, and hence to store it it will kept immersed in kerosene oil। तो kerosene oil में आप इसको immersed करके रखोगे, ठीक है। so because of high reactivity of sodium, आंसर यहां पर है, तो मैंने समझा दिया, अब आंसर यहां है। because of why sodium is kept immersed in kerosene oil, sodium is kept immersed in kerosene oil because of the high reactive nature of sodium, because of the high reactive nature of sodium, it can catch fire, it can catch fire on reaction with air, on reaction with air, hence it is kept immersed in kerosene, hence it is kept immersed in kerosene। इसलिए आप इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हो, तो इट इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन। क्लियर हो गया? सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन जिसको अपन ने देख लिया है। स्क्रीनशॉट ले लो, इजी क्वेश्चन था, तो निहायती लल्लू क्वेश्चन से अभी तो स्टार्टिंग में जो अपने को मिल रहे हैं, बट आगे और चलते हैं और देखते हैं कि क्या कितने टफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कैसा हो सकता है। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस। अब आपको इक्वेशंस बनानी है भाई, रिएक्शन को देखकर देखो। आयरन की रिएक्शन स्टीम से, आपको याद है मेटल की रिएक्शन वाटर का केस था ये, जिसमें मेटल जब हॉट या कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह अपन ने थ्योरी में पढ़ा है, जनरल थ्योरी में यहां बताता हुआ चलूंगा। तो जितने लोगों ने थ्योरी मिस करी है, अगर वो डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो भी उनको संपट पड़ेगा। कई बच्चे होते हैं ना, सोचते यार क्वेश्चन सर करा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने थ्योरी नहीं पढ़ी, तो मैं इसमें थ्योरी को भी समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर आपका कुछ भी हो, हॉट हो या कोल्ड हो, दोनों कंडीशन में
मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा एक, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि मेटल क्या करेगा, वाटर के H को लात मार देगा और OH के साथ घर बसाएगा, तो OH के साथ घर बसाएगा मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड, और H लात खाने के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन के लिबरेट होगा। लेकिन यही अगर मेटल ध्यान से देखेंगे, अगर वाटर के साथ स्टीम के रूप में रिएक्ट कर रहा है, मतलब स्टीम के फॉर्म में अगर वाटर है और मेटल रिएक्ट कर रहा है, तो फिर हाइड्रोक्साइड ना बनकर मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो अभी बनेगा मेटल का ऑक्साइड, प्लस अगेन कौन सी गैस रिलीज होगी, अगेन रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और उन्होंने बोला स्टीम के साथ ही करना है, तो बता देते भाई रिएक्शन। लो ये रही रिएक्शन, बोलो Fe आयरन, H2O स्टीम, क्या करेगा, आयरन का ऑक्साइड बनेगा, बोलो आयरन का ऑक्साइड इज Fe2O3, Fe2O3। इसको जनरली आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, बट इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो आयरन है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा -6, तो Fe2 पर कितना होगा +6, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं ना, तो ऑक्सीजन पे -6 टोटल, Fe पर +6, Fe के 2 पर +6, तो एक Fe पर +3, तो इस Fe पर +3 चार्ज है, इसलिए अपन आयरन 3 ऑक्साइड लिखते हैं। इसी को हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। तो ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, प्लस क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये तुम्हारा पहला वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन का कंप्लीट। दूसरा पार्ट भी देख लो, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, लो आ गया वाटर का भी। अब वाटर बोला मतलब हॉट या कोल्ड हो सकता है, जिसमें से कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम कोल्ड वाटर से कर लेगा, कैल्शियम हॉट और कोल्ड दोनों से कर लेगा। ठीक है, तो कैल्शियम और पोटेशियम में आप वाटर को करोगे तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। देखो यहां पर कैल्शियम प्लस वाटर HOH, क्या करेगा ये, कैल्शियम ने H को लात मार दी, कैल्शियम ने इस H को लात मार दी, किसके साथ घर बसाया, OH के साथ, बन गया CaOH होल ट्वाइस। अब तुम बोलोगे सर 2 OH कहां से आ गए, भाई फॉर्मूला है वो तो COH होल ट्वाइस, अब 2 यहां नहीं है तो यहां ले लो, बैलेंस करोगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी बात इसी का एक और पार्ट है ना रिएक्शन का, पोटेशियम की रिएक्शन, पोटेशियम देख लो, पोटेशियम प्लस वाटर, तो वाटर मतलब अगेन HOH, क्या करेगा पोटेशियम, H को लात मारेगा, किसके साथ घर बसाएगा, OH के साथ घर बसाएगा, क्या बनेगा KOH, हाइड्रोजन लात खाने के बाद क्या करेगा, H2 गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन हो गया तुम्हारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैलेंस करना है तो ये 2 कर दो, ये भी 2 कर दो, ये भी 2 कर दो, और वहां H2 बन जाएगा, ये बैलेंस हो गई दूसरी रिएक्शन में। सिंपल है, मतलब सारी चीजें अगर तुमने पढ़ी है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है ये कंसेप्ट पूरा। रिएक्शन समझ में आ गई, बस कैच ये याद रखना कि जब भी हॉट या कोल्ड वाटर होगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन अगर स्टीम होगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, याद रखना ये बात। बाकी सब कुछ तो तुम कैच कर ही लोगे, बस ये वाला पॉइंट को कैच करते हुए चलना। स्क्रीनशॉट लपक लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लपक लो। तो हमारा यहां पर 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू दी 5वां और 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखेंगे भाई, 5th क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर कुछ टेबल फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म फ्रेम किया गया है, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन। अच्छा, ABCD को लिया गया है और फॉलोइंग सोल्यूशंस में एक के बाद एक उसको ऐड किया है। द रिजल्ट्स ऑब्टेन हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। रिजल्ट जो मिला है वो इस तरीके से मिला है कि ये टेबल में दिया हुआ है। अब टेबल में क्या दिया हुआ है पहले तुम देख लो। मेटल A को जब आयरन सल्फेट में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन में ना वो रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं, समझना, क्वेश्चन का रूट समझना, क्वेश्चन की नस को पकड़ो। वो कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ना रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है, तो तुम सबसे पहले एक काम करो, सबसे बेहतरीन काम करो कि तुम रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो। रिएक्टिविटी सीरीज पहले लिख लो, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी, सुनकर, पतिदेव, हंसकर, कल्टी, हो गए,
आ जाओ दिलाऊं गोल्ड और प्लैटिनम। क्लियर? ठीक है। अब कह रहे कोई एक मेटल है जो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, मतलब वो आयरन से कम रिएक्टिव है। तो आयरन कहां है भाई? आयरन कहां है तुम्हारे पास? आयरन ये, मतलब वो आयरन से कम रिएक्टिव है। तो ए यहां कहीं है, मतलब ए जो है वो यहां कहीं है, यहां कहीं पर ए है। कौन सा है मुझे नहीं पता अभी, लेकिन वो यहां कहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते। कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब वो डेफिनेटली कॉपर से ऊपर है, मतलब अब वो नीचे नहीं हो सकता कॉपर के, क्योंकि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो कॉपर से ऊपर है, आयरन के नीचे, तो फिर या तो टिन होगा या लेड होगा। अभी और देख लो, जिंक सल्फेट में वहां पर कुछ लिखा नहीं है, जिंक सल्फेट में तो अपन कुछ नहीं कह सकते, सिल्वर नाइट्रेट में भी कुछ नहीं लिखा। अब एक बात है, अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो 100% सिल्वर को भी करेगा। दूसरी बात, जिंक को अगर वो आयरन को नहीं कर पा रहा तो जिंक को भी नहीं कर पाएगा, मतलब वो टिन या लेड में से कोई एक है। तो ए मैं लिख लेता हूं, ए कैन बी ईदर टिन और इट कैन बी लेड। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते। ठीक है, अच्छा अभी एक और चीज, अभी क्वेश्चंस आए नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे आगे। वो कह रहे हैं यूज द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ए बी सी एंड डी। मेटल ए बी सी डी के बारे में आपको बताना है, फॉलो अप क्वेश्चन है वो अगली स्लाइड में। लेकिन ठीक है, अपन जितना क्वेश्चन समझ रहे हैं, अपन अपना तो होमवर्क कर लें, वो ज्यादा बेटर है। आगे देखो, बी में क्या कर रहा है, वो आयरन को सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर को भी कर देगा, जिंक का नहीं कह सकते, सिल्वर नाइट्रेट को भी कर देगा। मतलब अच्छा, जिंक सल्फेट में तो नो रिएक्शन है, मतलब वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आयरन से तो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, बट जिंक के साथ वो रिएक्शन नहीं दे रहा। तो मतलब एक्चुअली जो बी है वो खुद जिंक ही होगा, क्योंकि जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है आयरन सल्फेट में से, लेकिन खुद जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक सल्फेट से। तो 100% जो बी है वो कुछ नहीं है, बी आपका जिंक ही है। तो बी आपका जिंक हो गया। आगे पढ़ो, सी मेटल जो है वो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, कॉपर सल्फेट के साथ भी नहीं दे रहा, जिंक सल्फेट के साथ भी नहीं दे रहा, बट सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट में दे रहा है। मतलब वो आयरन सल्फेट से भी लेस रिएक्टिव है, कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है, जिंक से भी लेस रिएक्टिव है, बट सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट से भी लेस रिएक्टिव है, बट सिल्वर से ज्यादा है। तो सिल्वर से ज्यादा तो सिर्फ मर्क्यूरी है, कॉपर के बाद और सिल्वर से पहले। तो 100% जो सी है वो तुम्हारा मर्क्यूरिक मेटल है, मर्क्यूरी मेटल है। समझ में आ गया? लास्ट डी, आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, कॉपर को भी नहीं कर पा रहा, जिंक को भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, और सिल्वर को भी नहीं कर पा रहा, मतलब ये सिल्वर से भी गया बीता है। तो ये या तो गोल्ड या प्लैटिनम में से कोई हो सकता है। तो डी जो है वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो या तो वो गोल्ड है या प्लैटिनम है, या तो वो गोल्ड है या तो वो प्लैटिनम है। अब कौन है पता कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन फॉलो अप करते, क्वेश्चंस को फॉलो अप। ये समझ में आ गया? चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको अगली स्लाइड पे जाने में दिक्कत नहीं हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब तुम देखो, अब तुम सुनो मेरी बात को। हाँ, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है बोलो? सबसे रिएक्टिव मेटल है जिंक, सबसे ऊपर जिंक है इनमें से। तो बी जिंक है, बाकी सी मर्क्यूरी है, डी गोल्ड या प्लैटिनम में से कोई हो सकता है, ए टिन और लेड हो सकता है। तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लिख दो यहां पर बी मेटल। बी मेटल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आगे बताओ, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट, बी क्या है? जिंक है ना। बी कौन सा मेटल है? जिंक है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो बी कौन सा मेटल है? ये देखो जिंक मेटल लिखा हुआ है, तो जिंक को क्या बोल रहे हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया, डाल दो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डाला गया, तो दिस इज Zn रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बोलो क्या करेगा? जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, जिंक विल गोइंग टू डिस्प्लेस कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, किसके साथ घर बसाएगा? SO4 के साथ। तो दिस विल गोइंग टू फॉर्म जिंक सल्फेट, ZnSO4। कॉपर लात खा के तन्हा हो जाएगा जीवन में तुम्हारी तरह, तो कॉपर सॉलिड बन जाएगा तन्हा जीवन में तुम्हारी तरह, और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट एक्वस। ये आपकी रिएक्शन हो गई। अगला, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी बता दो भैया। पहले सबसे ज्यादा बी रिएक्टिव है, उससे कम कौन सा है? ए, क्योंकि टिन और लेड आएगा, तो ए उससे कम रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा बी रिएक्टिव है, बी से कम ए है, ए से कम सी है मर्क्यूरी, और डी तो आपका गोल्ड या प्लैटिनम में से कुछ हो सकता है। तो फिर सी है और फिर डी है। तो करेक्ट ऑर्डर इज बी ए सी डी। वहां लिख देते हैं जल्दी से,
तो क्या बन गया यहां पर करेक्ट ऑर्डर? सबसे ज्यादा बी, उससे कम ए, उससे कम सी और उससे कम डी। तो बी ए सी डी, दिस इज बी ए सी डी। तो ये आपका ऑर्डर बन गया बी ए सी डी का। क्लियर हो गया एकदम परफेक्टली? ये पूरी चीज समझ में आ गई? तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन के। ठीक है, एनसीईआरटी का इंटेक्स टी है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा, थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज भी लगेगा और थोड़ी सी थ्योरी पार्ट भी लगेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लपक लो जल्दी से, इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं स्क्रीनशॉट के बाद। ओके चलो आगे चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन समझेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? आपको यह बताना है कि कोई सा भी रिएक्टिव मेटल M है और डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है, रिएक्टिव मेटल वो इसलिए बोल दिया क्योंकि उनको यह बताना है कि हाइड्रोजन इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब जो मेटल उन्होंने यूज किया है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो मेटल करेगा क्या? वो मेटल H2 को लात मार देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? मेटल सल्फेट। ये मेटल की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्मूला क्या होगा, बट मैं इन जनरल लिख देता हूं, ये होगा मेटल सल्फेट। तो दिस इज मेटल सल्फेट, ये मेटल सल्फेट हो गया। ठीक है, दूसरी बात, H2 रिलीज होकर कौन सी गैस रिलीज करेगा? एक ही गैस रिलीज होगी भैया, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो अगर इसमें पूछ रहे हैं कौन सी गैस रिलीज होगी, तो गैस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आंसर भले रिएक्शन दिखा भी देना ऐसे और एक वर्ड में लिखना हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर कितने मार्क्स का है तो बता देना, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 गैस। ठीक है, आगे क्या पूछ रहे हैं? राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ आयरन रिएक्ट करे। तो आयरन की रिएक्शन लिखकर बता दो, उन्होंने एग्जांपल भी मांग लिया। तो भैया आयरन की रिएक्शन Fe प्लस H2SO4, बोलो डाइल्यूट है, क्या करेगा? लात मारेगा Fe? मार सकता है कि नहीं? बिल्कुल मार सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज पर नजर देखें तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा Fe ऊपर है, तो Fe की रिएक्टिविटी इज मोर देन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। तो Fe कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड। तो Fe क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। बोलो क्या करेगा? H2 को लात मारेगा, किसके साथ घर बसाएगा? SO4 के साथ। क्या बनेगा? FeSO4। दिस इज आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, इसी को अपन दूसरा नाम फेरस सल्फेट भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरस सल्फेट। तो ये हो गया आपका कौन? फेरस सल्फेट। हाइड्रोजन ने लात खाई, क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस हो गई। क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शन भी क्लियर हो गई, सिक्स्थ क्वेश्चन भी अपन ने निपटा दिया। लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चले, तो स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, 6 क्वेश्चन अपन ने निपटा दिए। लेट्स मूव टू दी 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? What would you observe when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate? FeSO4 के सोल्यूशन में जिंक को ऐड कर दो। पहले बात तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, मतलब जेन ऊपर आ रहा है, फेरारी नीचे आ रहा है, तो जिंक की रिएक्टिविटी इज मोर देन आयरन, तो बिल्कुल रिएक्शन होगी। जिंक क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या हो गई? बड़ी सिंपल है, बोलो जिंक प्लस आयरन 2 सल्फेट इज FeSO4। बोलो रिएक्शन में क्या होगा? जिंक विल डिस्प्लेस दिस Fe, क्या बन जाएगा? ZnSO4। ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, और Fe अकेला हो जाएगा जीवन में, FeS। क्लियर हो गया? तो ये एक रिएक्शन हो गई और ये हम ऑब्जर्व करेंगे। कलर चेंज जरूर पूछेंगे, यहां पर कलर चेंज जरूर पूछेंगे। अब एक चीज याद रखना, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व पूछ रहे हैं ना, तो सिर्फ रिएक्शन लिखने से काम नहीं होगा। आप क्या देख रहे हो आप ये भी बताओ, और हम देखते कलर का बदलाव, तो कलर चेंज तुमको बताना पड़ेगा। अब FeSO4 का जो एक्वस सोल्यूशन है वो बहुत क्लियर कर दूं, वो ग्रीन कलर का होता है। जिस कलर से मैं लिख रहा हूं ना अभी, वो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होगा। और ZnSO4 जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो वो अल्टीमेटली कलर जो है सोल्यूशन का चेंज हो जाएगा फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। व्हाइट कह लो या कलरलेस कह लो, ट्रांसपेरेंट टाइप का व्हाइट, तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो इट विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। तो ग्रीन टू व्हाइट हम ये ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन भी लिखना है और रिएक्शन तो हमने लिख ही दी है। जल्दी से 7th क्वेश्चन का
स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग 8th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन पर अब इसके बाद मूव करते हैं। यहां पर देखेंगे 8th क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सिंपल है। यहां पर एक नई स्लाइड लेकर कंप्लीट करते हैं इसको। सोडियम का पहले देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, 11 का मतलब क्या है, इसके पास 11 प्रोटॉन्स है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का 2,8,1 बना दो भाई। 2,8,1 तो क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस ले लेते हैं। यहां पर देखते हुए चलेंगे, एक न्यूक्लियस ले लेते हैं। तो दिस इज अ न्यूक्लियस। कलर 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 कलर, शेप और शेप का कलर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ले लिया भैया, ये न्यूक्लियस ले लिया। पहली शेल ले ली, ये पहली शेल हो गई भाई इसकी। ठीक है, ये पहली शेल हो गई। ठीक है, ये फिर अपन ने एक और शेल ले ली, दूसरी शेल। थोड़ा सा इसको सही कर देते, ये दूसरी शेल ले ली। ठीक है, और एक और शेल ले लेते हैं, ये ले ली अपन ने तीसरी शेल। ठीक है, थोड़ा इसको भी सही कर देते, ये हो गई भाई 3 शेल्स। ठीक है, ये हो गई 3 शेल्स। ये न्यूक्लियस है बीच वाला। बीच वाले न्यूक्लियस में क्या है, 11 प्रोटॉन्स हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये पहली शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने, तो यहां पर एक काम करो, 2 डॉट्स बना दो, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बन गया। ये बन गया तुम्हारा सोडियम, कंप्लीट। और बोलो दूसरा क्या था, यहां देखो दूसरा क्या था। दूसरा था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भी निपटा देते फटाफट। सेकेंड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में क्या कहानी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 8। 8 मतलब 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कहां कहां, 2,6, 2 ही शेल में बटे, तो इट इज 2,6। ले लो फिर से, तो ये हो गई पहली शेल। देखो ये पहली, ये सॉरी, ये तो न्यूक्लियस हो गया। ये हो गई दूसरी शेल, ये हो गई दूसरी शेल। ठीक है, मतलब पहली शेल, और ये हो गई दूसरी शेल। ठीक है, ये हो गई दूसरी शेल। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी शेल। चलो, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, लेकिन उससे पहले ये न्यूक्लियस जो दिया है, इस न्यूक्लियस में कितने, 8 प्रोटॉन। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। दूसरी शेल में 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन भी कंप्लीट, 2,6। लास्ट आपको शायद मैग्नीशियम दिया था, राइट, यस, एंड मैग्नीशियम। तो लास्ट आपको मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम भी देख लेते हैं भाई, मैग्नीशियम भी देख लेते हैं। ये रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बनाएंगे, कैसे बनेगा देखेंगे। मैग्नीशियम की डिटेल बोलो। एटॉमिक नंबर 12। 12 मतलब 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है, 2,8,2। 2,8,2, तो ये रही अपनी न्यूक्लियस। ये रहा पहली शेल। ठीक है, ये रहा दूसरी शेल, और ये रहा तीसरी शेल। ठीक है, तो ये रही तीसरी शेल। पहले न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस कंटेन्स 12 प्रोटॉन, तो 12 प्रोटॉन न्यूक्लियस में। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। दूसरी शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी शेल में 2, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया तुम्हारा दूसरी शेल, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो ये के शेल होती है, ऐसा लिख सकते हो, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, के शेल, एल शेल,
K शेल, L शेल, M शेल, ऐसा लिख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बन गए तुम्हारे। क्लियर हो गया? तो यहां पर अपन ने पहला पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। स्क्रीनशॉट ले लो, तब अपने अगले पार्ट पर भी आएंगे। फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, फिर अपन अगले पार्ट पर आएंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा और आगे और इसको समझते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Na2 और MgO वो यही बता देते हैं। Na2O सोडियम के दो एटम है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में। इसको दो की जरूरत है, इनको एक एक डोनेट करना है। तो ये क्या करेंगे, ये एक इसको डोनेट कर देगा और ये भी एक इसको डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, Na2 बन जाएगा विच इज हैविंग अ प्लस चार्ज। दो Na होंगे, दोनों Na पे प्लस चार्ज होगा, और एक ऑक्सीजन बनेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। क्यों 8 आ गए, क्योंकि 6 तो पहले से थे, 7वां इससे मिला इस सोडियम से, और 8वां इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये हो गया 2 माइनस, तो 2 माइनस। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसका फॉर्मेशन हम बता रहे हैं Na2O का। सेम MgO का कैसे करेंगे, ये Na2O हो गया, ठीक है, Na2O। सेम MgO का कैसे करेंगे, MgO का भी देख लो। MgO का क्या करेंगे बोलो, Mg है यहां पर, तो देखते हुए चलेंगे। Mg के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये 1 और ये 2। अच्छा, तुम Mg के इलेक्ट्रॉन थोड़े अलग दिखाओगे तो यहां पर भी करेक्शन कर लेना, डॉट से मत दिखाना, तुम एस्ट्रिक साइन से दिखा देना। ठीक है, ये इसलिए क्या, ताकि आपको पता चले कि सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो इधर भी क्या करना, ये 2 स्टार बना देना ऐसे। बाकी डॉट्स रखना, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 आप स्टार बना देना, ये दिखाने के लिए कि एक यहां सोडियम से मिला, एक इस सोडियम से मिला। डन। आगे देखो, Mg के भी 2 स्टार मैंने बना दिए, ऑक्सीजन बना देते हैं एक। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, ये एक डोनेट करेगा, ये एक डोनेट करेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन Mg से ही निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, यहां देखो, Mg विल एक्वायर +2 चार्ज, एक Mg पे +2। क्यों +2, क्योंकि एक Mg ने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। पहले सोडियम के +1 था और 2 सोडियम हमने लिए थे, तो 2 Na2 पर प्लस, ठीक है, टोटल +2 आएगा, दोनों सोडियम के मिला लेंगे। यहां अकेले Mg पर +2 आएगा क्योंकि अकेला Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ऑक्सीजन पर कितना आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा -2। कैसे आएगा, क्योंकि वो अपने तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा था, अपने तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा ही था, और दो एक एक इसके भी ले लिए, तो एक इसका ले लिया, एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लियर हो गया, ये बन गया तुम्हारा कौन, ऑक्सीजन। तो दिस विल हैविंग अ -2 चार्ज, +2 -2 कैंसिल, MgO यहां पर भी कैंसिल होगा, यहां कह लो ये +2 हो जाएगा दोनों सोडियम के मिलाकर। तो +2 -2 यहां भी कैंसिल। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते कंपाउंड्स, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इसकी बात कर रहा है Na2 और MgO की। तो इसमें कैटायन प्रेजेंट है, Na2O में Na का कैटायन प्रेजेंट है, और MgO में Mg का कैटायन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैटायन और एनायन क्या क्या है, दोनों में एनायन कॉमन है, ऑक्साइड आयंस। तो -2 ऑक्साइड आयंस, तो ये ऑक्साइड आयंस इज दी एनायन। तो ये ऑक्साइड आयंस जो होंगे ये इसके एनायंस होंगे जो यहां प्रेजेंट है। ठीक है, तो Na का प्लस, Mg का +2 और O का -2, दीज आर द आयंस जो यहां पर प्रेजेंट है। कौन सा क्वेश्चन निपट गया, 8वां क्वेश्चन भी निपट गया। क्लियर है, इन टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई डाउट ना आए तुमको बाद में भी। और अगर कोई डाउट अभी आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं और कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख कर दें, जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है वो वाला पार्ट मेरे को लिख कर दें कि सर यहां पर हमको डाउट आ रहा है, तो वो मैं आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चल आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट भी हो गया। 9th क्वेश्चन, अच्छा है 9th क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। एक एटम है ए, एक एटम है बी। ए एटम बोलता है बी को कि यार मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता हूं, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता हूं, क्योंकि ए बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हूंगा, और बी बोलता है ठीक है मैं तेरे द्वारा मिला गया इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हूं, क्योंकि बी बोलेगा यार मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हूंगा। तो तू इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो, मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हूंगा। तो अल्टीमेटली ए विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो बन जाएगा एक कैटायन, ए कैटायन
और B विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि B बन जाएगा एक किस्म का एनायन B माइनस। अब चाहे तो दोनों घट जा सकते हैं क्योंकि दोनों स्टेबल हो गए। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को स्टेबल कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल कर लिया, तो दोनों स्टेबल हो गए। लेकिन होगा क्या, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं, बिकॉज दीज आर आयंस, तो इनके ऊपर जो चार्जेस है वो चार्जेस इनको एक दूसरे से जुदा नहीं करेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो अलग नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, साथ में चिपक जाएंगे और एक AB नाम का आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे। तो ये AB नाम का आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे। दिस इज आयोनिक कंपाउंड, और इनकी जो बॉन्डिंग होगी इसमें, उस बॉन्डिंग को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। जो इनकी बॉन्डिंग यहां दिख रही है, दिस बॉन्डिंग विल बी रिगार्डेड एज आयोनिक बॉन्डिंग, विच इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, बिटवीन एटम्स। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एटम्स के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बना है वो आयोनिक बॉन्ड है, और जिस कंपाउंड में बना है वो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर हो गया? तो ये आयोनिक कंपाउंड होता है। अब इस कंपाउंड में आप क्या देख रहे हो, इस कंपाउंड में आप देख रहे हो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, या कह लो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो AB बना है, इसके अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखोगे। तो फिर क्या होगा, वो बगल वाले के मॉलिक्यूल के साथ भी एक अट्रैक्शन होगा, बगल में भी एक AB का ही मॉलिक्यूल है, तो प्लस और माइनस यहां भी है, प्लस और माइनस यहां भी है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बगल में फिर एक और AB है, ये भी AB है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना ऐसे कंपाउंड के, तो ये भी प्लस और माइनस है, तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इनके भी चार्जेस है, इनके भी चार्जेस है, तो वो चार्जेस का अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये एक मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से दूर नहीं हो पाएगा, और मॉलिक्यूल जब दूर नहीं होंगे तो दे विल बी क्लोजली पैक्ड, और जब मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई हो जाएगा भैया, इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर साइड में चला जाएगा, तो दे विल पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो why do ionic compounds possess high melting point? Ionic compounds possess high melting points. Ionic compounds have high melting point, high melting point because किस लिए होता है, they possess, because they possess strong electrostatic forces of attraction, because they possess strong electrostatic forces of attraction between the molecules। एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, इनके अंदर का अट्रैक्शन नहीं, वो तो है ही, लेकिन एक प्लस और माइनस का जो चार्ज है वो बगल वाले प्लस और माइनस को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि एक पोलैरिटी है इनके बीच में, तो ये एक मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन आयोनिक कंपाउंड, और नाम से ही दिख रहा है आयोनिक कंपाउंड आयन से बने, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना ही है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन आयोनिक कंपाउंड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना ही है। अच्छा, तो दिस विल रिजल्ट इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। तो जितने भी सॉल्ट हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, पोटेशियम क्लोराइड हो गया KCl, कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2, इन सब में आपको आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखेगा। Na इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl को दे रहा है, K इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl को दे रहा है, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl को दे रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl को दे रहा है, Cl इन सब में गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल आयंस है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कैटायंस हैं, और जो क्लोराइड आयंस है वो एनायन है। तो यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी बिटवीन द आयंस, हेंस दे पोजेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हेंस दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो इन सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा जितने मैंने एग्जांपल दिए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले पार्ट पर चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, क्योंकि भैया बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं आपको आगे चलकर। अभी ऐसा लगता है समझ में सब कुछ आ गया, बट बहुत कुछ समझ में आता नहीं है, तो उसको समझते हुए चलेंगे भाई, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, 10th क्वेश्चन। कौन कौन से टर्म्स को डिफाइन करना है? मिनरल, सबसे पहले मिनरल क्या होता है? अब ये मेटलर्जी का पार्ट है। द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस
in which metal is present, वो substance, the naturally occurring in which metals are present, and can be extracted, सिर्फ प्रेजेंट ना हो बल्कि उनसे एक्सट्रैक्ट भी कर लिए जाएं, एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड, आर कॉल्ड मिनरल्स, एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड, तो उनको हम क्या कहेंगे, वी कॉल देम एज मिनरल्स। तो वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनमें से हम मेटल को निकाल सकें या जिनमें मेटल पाए जाएं, उनको हम मिनरल कहते हैं। तो जैसे हमने जमीन खोदी, हमने ग्राइंडिंग, हमने माइनिंग करी, माइनिंग करके हम 50-60 फीट की गहराई तक गए और वहां हमने देखा यार हमें एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस मिल गया जिसमें हमें जो मेटल चाहिए था वो मिल रहा है उसमें, तो हम उसमें से कह सकते हैं, हम उसमें से मेटल निकाल सकते हैं, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मिनरल। सो दैट विल बी आवर मिनरल, तो उसको हम मिनरल कहेंगे। लेकिन और क्या कहेंगे, और वो प्रकार का मिनरल है, वो टाइप का मिनरल है, और is a type of mineral, a mineral from which metal can be extracted profitably and conveniently, is known as ore। तो बेसिकली और क्या, एक प्रकार का मिनरल है, लेकिन एक ऐसा मिनरल है जिसमें से मेटल बहुत फायदेमंद तरीके से और बहुत कन्वीनियंट तरीके से निकाला जा सके। क्योंकि देखो, जब तुम जमीन खोदकर मेटल निकाल रहे हो तो एक बात तो कंफर्म है, तुम बड़े स्केल पे मेटल निकाल रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें घर में यूज करने के लिए थोड़ा बहुत मेटल चाहिए तो तुम दुकान जाकर खरीद लेते भाई। जमीन खोदकर खुदाई करके पूरा मिनरल निकालना, फिर प्रोसेस करना, मेटलर्जी, फिर मेटल निकालना, इतना लंबा काम नहीं करते। अगर तुम इतना लंबा चौड़ा काम कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, तुम मेटल को बेचने के लिए या उसको कमर्शियल यूज के लिए निकाल रहे हो। तो जमीन जब खोदोगे तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस मिलेंगे जिसमें से तुम मेटल निकाल सकते हो। तो वो सारे सब्सटेंसेस मिनरल तो हो गए, लेकिन उन मिनरल में से एक ऐसा मिनरल होगा जिसमें से मेटल तुम सबसे ज्यादा प्रॉफिट के साथ और सबसे ज्यादा सहूलियत के साथ निकाल सकते हो। उसको तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। यार तुम्हें 3 मिनरल अगर मिल गए तो एक मिनरल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो जो एक मिनरल तुम सिलेक्ट करोगे जिसमें से मेटल बड़ा प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली निकाल पाओगे, उसको तुम एक कदम आगे बढ़कर ओर बोल दोगे, तो वो मिनरल बन जाएगा तुम्हारा ओर। तो ओर जो है वो एक प्रकार का मिनरल ही है। इसलिए एक लाइन लिखी जाती है केमिस्ट्री में, दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर एक प्रकार के मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे ओर तो मिनरल है लेकिन सारे मिनरल जरूरी नहीं ओर बन जाए, क्योंकि सारे मिनरल से आप प्रॉफिटेबल या कन्वीनियंट तरीके से एक लेवल पर नहीं निकाल सकते मेटल। तो मिनरल बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उनमें से और कोई एक या दो बनेंगे, तो वो और जो है वो एक प्रकार का मिनरल है, बट सारे मिनरल और नहीं होते। क्लियर हो गई ये चीज। तीसरी चीज, गैंग। गैंग की डेफिनेशन, इट इज द इंप्योरिटी, इट इज द इंप्योरिटीज either in the form of sand, silica, soil, rock, stones, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल डिके, ये जो इंप्योरिटीज हैं प्रेजेंट इन दी ओर, जो ओर के अंदर क्या है, प्रेजेंट इन द ओर, इज नोन एज गैंग। तो ये गैंग जो है भाई, गैंगस्टर वाली गैंग नहीं है, ये जो गैंग है ये इंप्योरिटी है, गंदगी है, जो किस में प्रेजेंट है, ओर के अंदर प्रेजेंट है, ओर के साथ में प्रेजेंट है। क्योंकि क्या है, ओर आपको कहां मिला, जमीन की खुदाई करके 40, 50, 60 फीट की गहराई पर मिला, जहां टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा था, और जहां पर बहुत सारे धरती पे जो क्रस्ट के अंदर या कोर में जो प्रोसेसेस होती हैं वो प्रोसेसेस हो रही होंगी।
भाई बड़े बड़े पहाड़ छोटे पत्थरों में टूट रहे होंगे, छोटे पत्थर और छोटे पत्थर में टूट रहे होंगे, फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो रहे होंगे, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, प्लांट एनिमल वेस्ट जा रहे हैं, सिलिका जा रहा है, सैंड फॉर्मेशन जा रहा है, तो ये सारी गंदगी जाहिर तौर पर ओर के साथ भी आ गई होगी। तो बस इस गंदगी को पहले तो अलग करना पड़ता है, इसके लिए प्रोसेस होती कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, लेकिन ओर के साथ प्रेजेंट ये गंदगी को ही, इन्हीं इंप्योरिटीज को ही हम लोग गैंग कह देते हैं। तो जो ओर के साथ गंदगी प्रेजेंट है, चाहे वो सैंड हो, सिलिका हो, सॉइल हो, एनिमल प्लांट डिके हो, कुछ भी हो, एनिमल प्लांट का वेस्ट हो, कुछ भी हो, वो सब आपका गैंग होगा। तो दीज आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स। और ऐसा जरूरी नहीं है इंप्योरिटी इसी फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे सिलिका सैंड केमिकल्स होते हैं, SiO2, तो वो इस फॉर्म में भी होती है। तो ये गंदगी को हम कहते हैं गैंग। क्लियर हो गया बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैंग वाला पार्ट, ठीक है। इसको देखते हुए चलेंगे, इसको लिखते हुए चलेंगे और यहां पर स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलेंगे। डन? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले पार्ट पर। अब अगले पार्ट को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो अगले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। लल्लू क्वेश्चन। 2 मेटल जो फ्री स्टेट में पाए जाएं। कौन से मेटल पाए जाएंगे? जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, क्योंकि वो मेटल्स क्या करेंगे, जमीन के नीचे भी जहां इतने सालों से गड़े हुए थे ओर के फॉर्म में, वो इतने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बावजूद भी अपने आप को रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो मेटल्स कौन से हो सकते हैं? सिर्फ नोबल मेटल्स, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। और लपक के बोलो किन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है? गोल्ड और प्लैटिनम। लिख लें तो गोल्ड और प्लैटिनम इज द बेस्ट एग्जांपल। तो गोल्ड एंड प्लैटिनम 2 एग्जांपल हम दे देते हैं। सिल्वर को हम लिख भी सकते हैं, लेकिन हॉर्न सिल्वर करके एक और आता है जिसमें वो फ्री स्टेट में नहीं होता। तो हॉर्न सिल्वर उसका और है, बेसिकली वो सिल्वर आपको कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। इसलिए आपको गोल्ड और प्लैटिनम ही लिखना है, जो कि नोबल मेटल्स होते हैं, जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि इतने सालों के बाद भी वो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते और उनको हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जमीन के क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? आपको कौन सी केमिकल प्रोसेस करनी होती है मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए? तो पहले तो ये बताओ, मेटल ऑक्साइड में मेटल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हें मेटल ऑक्साइड से भैया मेटल चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तुम्हें ऑक्सीजन को रिमूव कराना पड़ेगा। और बोलो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया? रिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहां रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से अगर तुम ऑक्सीजन हटा दोगे तो बचेगा क्या? ऑक्सीजन हट गया तो मेटल बच गया। तो दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको तुम रिडक्शन कहते हो। तो एक्चुअली तुम रिडक्शन प्रोसेस करोगे। अब ये रिडक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। हाई रिएक्टिव मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। हाई रिएक्टिव मेटल में जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। दूसरा, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में, जो बीच में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आप हीट के साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, हीट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ये 2 हो सकते हैं, या तो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, कार्बन भी ले सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले सकते हो, या फिर कोई रिएक्टिव मेटल ले सकते हो, क्योंकि रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो वो रिएक्टिव मेटल भी ले सकते हो। तो या तो आप कार्बन ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, या आप कोई रिएक्टिव मेटल ले लो। लेकिन तीसरा, अगर आपको लीस्ट रिएक्टिव मेटल मिल गए, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो उनको सिंपल कैसे रिड्यूस करोगे? लीस्ट रिएक्टिव मेटल कैन बी रिड्यूस सिंपली बाय हीटिंग। सिर्फ हीट कर दो। जैसे मर्क्यूरी हो गया, तो मर्क्यूरी का अगर तुम्हें ऑक्साइड मिल गया तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड सीधे क्या करोगे? तुम सिर्फ हीट करके निकाल लोगे। मर्क्यूरी का ऑक्साइड क्या करोगे? सिर्फ हीट करके निकाल लोगे। तो जैसे HgO है,
इसको हीट कर दो तो Hg अलग हो गया प्लस ऑक्सीजन गैस उड़ गई, तो ये मर्क्यूरी अलग मिल जाएगा। क्योंकि यार रिएक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है सिल्वर की, तो वो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा एफिनेट करके नहीं रखेगा, बहुत ज्यादा चिपका के नहीं रखेगा, और नहीं रखेगा तो सिंपल हीट करके Hg और वो अलग हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो सिंपल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को आप हीट करके कर सकते हो, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को हीट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट दे सकते हो, जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी रिएक्टिव मेटल का हो सकता है। जैसे Fe2O3 को रिड्यूस करने के लिए आप एल्यूमिनियम का यूज करते हो हीट के साथ, उस प्रोसेस को आप बोलते हो थर्माइट रिएक्शन, और प्रोसेस होती है एल्यूमिनोथर्मी। थर्माइट पढ़ी है हमने, तो ये वहां पर हो गया। और यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक करते हो, क्योंकि यहां पर रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है मेटल की, तो वो मेटल क्या करेंगे, ऑक्सीजन का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो उनको बिजली का झटका देना पड़ेगा, जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हो। तो वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ये रिड्यूस हो जाएंगे। बट अल्टीमेटली जो प्रोसेस है दैट इज रिडक्शन, जो इसमें केमिकल प्रोसेस के बारे में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तो सब पढ़ते हो तो सब ऐसा लगता है कि हाँ हाँ चलो चलो याद है, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है, जब आप आगे चल के 3-4 दिन बाद या हफ्ते 10 दिन के बाद इसको दोबारा पढ़ते हो तो आप सब भूल जाते हो कि यार वहां क्या पढ़ा था, वो कुछ याद ही नहीं आता फिर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कहता है मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। इनके ऑक्साइड्स को आपने मेटल के साथ हीट करा, जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करा, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम के साथ, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा, और कॉपर के साथ किया। पहले तो तुम रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो इन चारों की, जिंक की, मैग्नीशियम की और कॉपर की। बोलो, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन, फरारी सुनकर पटौदी भाई हंसकर कल्टी हो गए मतलब कॉपर। ये रिएक्टिविटी है ऊपर से नीचे, इट्स अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इन 3 मेटल की बात करिए, इसलिए मैंने 3 मेटल ही लिखे। तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये रिएक्टिविटी का इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आगे देखो, पहले बताओ जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके कर भी क्या लेगा? कुछ नहीं करेगा। तो देयर विल बी नो रिएक्शन, इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही लिख रहा हूं, रॉन्ग, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। दूसरी, जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्शन होगी? तो जिंक ऑक्साइड के मैग्नीशियम के साथ होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक नीचे है, तो जिंक ऑक्साइड में से उसको लात मार देगा, क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और जिंक अकेला निकल जाएगा। तो बोलो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस जिंक, और रिएक्शन होगी, तो मैं टिक मार्क भी कर रहा हूं। जिंक ऑक्साइड की क्या कॉपर से होगी? नहीं, कॉपर तो नीचे है, तो कॉपर से कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड ना तो जिंक से करने वाला है, क्योंकि जिंक उसके नीचे है, ना कॉपर से करने वाला है, कॉपर भी उसके नीचे है, और खुद मैग्नीशियम से भी क्यों करेगा भाई? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम को लात कैसे मारेगा? नहीं करेगा, और मार भी दी तो बनना ही क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मतलब एक्चुअली रिएक्शन कुछ होनी नहीं है, तो यहां तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, जितने मेटल दिए उसमें। एक और, कॉपर ऑक्साइड तो दोनों से करेगा, बस कॉपर ऑक्साइड खुद से ही नहीं करेगा, बाकी दोनों से करेगा। तो कॉपर ऑक्साइड अगर मैग्नीशियम से करता है तो मैग्नीशियम प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO अगेन फॉर्म्स MgO प्लस कॉपर अलग, तो यहां पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, यानी कि रिएक्शन होगी। और जिंक के साथ क्या होगा? जिंक भी लात मार देगा कॉपर को, तो जिंक ऑक्साइड ZnO, और इसमें भी कॉपर अलग, तो यहां पर भी हो जाएगी जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कॉपर अलग, और यहां पर भी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी आपको रिएक्शन मिल जाएगी, ये भी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां 3 जगह पर हो रहा है, जो मैंने लिख दिया है, 3 टिक मार्क्स, बाकी जगह पे क्रॉस करा है, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कॉपर इन दोनों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिंक को मैग्नीशियम कर सकता है बट कॉपर नहीं कर सकता। मैग्नीशियम इन दोनों के सॉल्यूशन को, ऑक्साइड्स को डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीशियम दोनों को कर देगा, बस खुद को नहीं करेगा मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया, पूरी तरीके से निपटा लिया है। चलो 13वां क्वेश्चन कंप्लीट। 14th क्वेश्चन, विच मेटल डू नॉट करोड इजीली? बताओ भाई कौन से मेटल इजीली करोड नहीं होते? सिंपल सी बात है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो हो। और वो कौन से मेटल है? अभी लिखा था नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स, नोबल कहते हैं ना उन लोगों को, बड़ा नोबल आदमी है यार,
किसी से फालतू रिएक्ट नहीं करता, किसी के फालतू लपड़े में नहीं पड़ता, सिंपल जिंदगी जीता, बड़ा नोबल आदमी है वो। मतलब वो मेटल जो किसी से रिएक्ट ना करे, किसी से उलझे ना, किसी से लड़े ना, किसी से रिएक्शन ना दिखाए, वो नोबल मेटल्स है। तो नोबल मेटल्स लाइक कौन? गोल्ड हो गया एंड प्लैटिनम एंड प्लैटिनम, पीटी हो गया, हैव लीस्ट रिएक्टिविटी, and hence they do not corrode easily क्या? मुश्किल से भी नहीं होते, कभी होते ही नहीं है करोड। तो डू नॉट करोड इजीली, क्योंकि इजीली लिख रखा है इसलिए अपन वही बोल देते हैं, डू नॉट करोड इजीली व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। क्योंकि करोजन होता कब है? एटमॉस्फेरिक एयर पे जब एक्सपोज करते हैं, तो व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर, तो जब एटमॉस्फेरिक एयर में ये एक्सपोज करते हैं तब ये करोड़ होते हैं। लेकिन ये करोड़ बिल्कुल नहीं होंगे नोबल मेटल्स जब इनको एक्सपोज भी कर दोगे एटमॉस्फेयर एयर में, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बड़ी लीस्ट होती है। तो दे हैव लीस्ट रिएक्टिविटी, इसलिए इनको नोबल मेटल्स का टैग दिया गया है। दीज आर नोबल मेटल्स। स्क्रीनशॉट ले लो। 14th क्वेश्चन भी अपन ने निपटा दिया इन टेक्स्ट का, और अब इसके बाद आएगा बड़ा लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन इन टेक्स्ट का। तो इन टेक्स्ट के इसके साथ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 15th क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया है। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What are alloys? Alloys है क्या? Basically, the homogeneous mixture. Alloys are the homogeneous mixture of a metal, या कह लो of two or more metals, of two or more metals, दो या दो से ज्यादा मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर, और अ मेटल विद अ नॉन मेटल, और मेटल का किसी नॉन मेटल के साथ, और अ मेटल विद अ नॉन मेटल इज नोन एज अलॉय, इज नोन एज अलॉय। तो दो मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर एक मेटल का नॉन मेटल के साथ होमोजीनियस, होमोजीनियस समझ गए? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मिक्सचर, जिसके अंदर तुम ये कह सको कि पूरे कंपोनेंट्स की यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट। ऐसा नहीं कह सकते कि फलानी जगह पर ये कंपाउंड एलिमेंट ज्यादा है, ये मेटल ज्यादा है, और उसी हिस्से में नीचे की जगह पर वो एलिमेंट कम है, वो मेटल कम है, ऐसा नहीं कह सकते। पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट, तो उसको आप कहोगे होमोजीनियस मिक्सचर। और इस होमोजीनियस मिक्सचर में दो मेटल हो सकते हैं, या एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकता है। मतलब एक मेटल का होना तो जरूरी है, तो हम उसको अलॉय कहते हैं। अभी अलॉय बनाते क्यों है? जनरली मेटल की प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए, मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए या सुधारने के लिए। जैसे मेटल, तुम्हें मालूम है प्योर मेटल करोड़ होता है। आयरन ले लो, आयरन को तुम हवा में रखोगे, 10-15 दिन के बाद उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग जमेगी, जिसको रस्ट कहते हो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब रस्टिंग से क्या होता है? वो मेटल खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, जिसको तुम नहीं चाहोगे कि खराब हो। तो तुम उस आयरन में एक काम करो, कार्बन मिला दो। जब तुम आयरन और कार्बन मिला दोगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, जिसको तुम स्टील बोलोगे। और स्टील अलॉय होता है, और स्टील रस्ट नहीं करेगा, आप स्टील करोड़ नहीं होगा। तो स्टील के घर में बर्तन होते हैं ना, प्लेट होंगी, ग्लास होंगी, बाउल होंगी, स्पून होंगी, वो स्टील की है, वो आयरन प्लस कार्बन की बनी, वो कभी जंग नहीं खाती। क्यों नहीं खाती वो जंग? क्योंकि वहां पर मिक्सचर बना दिया आपने आयरन और कार्बन का। तो अब प्योर फॉर्म का आयरन रहा ही नहीं, अब वो आयरन प्लस कार्बन बन गया, प्रॉपर्टी बदल गई है। ऐसी एक होता है सोल्डर, सोल्डर होता है, अलॉय होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइन करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग करनी है तो सोल्डरिंग कर देते हैं, सोल्डर अलॉय होता है। वो बनता है टिन और लेड का। तो टिन और लेड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है सोल्डर बनाने के लिए, तो उसका सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट टिन और लेड से भी कम हो जाता है। तो मतलब सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तभी तो वेल्डिंग वायर की वेल्डिंग वायर को जोड़ने का काम कर देता है ये। तो उसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट सोल्डर का खुद के टिन के और लेड जिससे वो बनाए, उससे भी उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। संपट पड़ रही है? तो ये प्रॉपर्टी को चेंज करता है इस तरीके से। और मेनली हम रस्टिंग से बचाने के लिए, करोजन को बचाने के लिए अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एक स्टील, इसलिए आजकल घरों में जो बिल्डिंग्स बनती है वो स्टील स्ट्रक्चर्स की बनती है, क्योंकि आयरन तो रस्ट खा जाता है।
तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर आयरन रॉड की बना देंगे तो जंग खा खा के वो एक दिन आएगा कि बिल्डिंग ही गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो वो स्टील स्ट्रक्चर की बनती है। स्टील किसका अलॉय है? आयरन का प्लस कार्बन का। ये एग्जांपल है। एक और होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो ब्लेड्स आती है ना, रेजर ब्लेड्स या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो सब आपके जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील होते हैं, क्योंकि वो रस्ट फ्री होते हैं, करोजन फ्री होते हैं। उसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है, क्रोमियम प्लस निकल। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। इसी तरीके से एक आता है आपका, अभी जो मैंने बताया था वो आता है सोल्डर। सोल्डर में आपका टिन होता है और लेड होता है। तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, इसके अलावा अगर इन मेटल में से एक मर्क्यूरी हो गया, तो मर्क्यूरी अगर हो गया तो अलॉय ऑफ मर्क्यूरी को एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है अमलगम। तो अलॉय ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड एज अमलगम। जैसे जिंक प्लस मर्क्यूरी हो गया तो इसका नाम हो गया जिंक अमलगम। जिंक अमलगम ये नाम हो गया। तो ये अलॉय ऑफ मर्क्यूरी इज नोन एज अमलगम। ये एक वर्ड आता है क्योंकि अभी पूछ लिया क्वेश्चन तुमसे व्हाट इज एन अलॉय, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, लेकिन ये भी पूछ सकते थे व्हाट इज एन अमलगम। तो अमलगम क्या होता है? अलॉय ऑफ मर्क्यूरी। When two or more metals mix together homogeneously, they are called as alloy. But if one of the metal is mercury, तो फिर वो अलॉय की जगह अमलगम बोलने लग जाओ, बस नाम थोड़ा सा बदल दिया। पर्पस वही है, एजेंडा वही है, मतलब वही निकलता है, लेकिन बस उसका नाम बदल दिया, मर्क्यूरी के अलॉय को अमलगम बोल दिया। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा आज का इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस थे जो आपके एनसीईआरटी में थ्योरी के बीच बीच में दिए गए थे। जो थोड़ी थ्योरी आप पढ़ते हो उसके बाद जो फॉलोड अप क्वेश्चंस होते हैं उनके हमने आंसर सॉल्व करें, और सिर्फ आंसर सॉल्व नहीं करे बल्कि डिटेल में डिस्कशन भी किए हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई थ्योरी अगर है तो वो थ्योरी भी समझिए। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ के नहीं समझ में आएगा, थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, या कुछ बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं बिना थ्योरी पढ़कर आए तो भी उनको समझ में आएगा, 100% आएगा। क्यों? क्योंकि हमने हर क्वेश्चन की थ्योरी को भी यहां पर डिटेल में समझा है। बाकी अगर वीडियो में पसंद नहीं आया कुछ तो आप कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं, कमेंट का में बताएं। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं, सबके पढ़ता हूं कमेंट। जो भी डाउट्स होते हैं कोशिश करता हूं वहीं सॉल्व कर दूं, बट अगर वहां रिप्लाई नहीं करता हूं तो आप चिंता मत करो, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एक दिन मैं रखूंगा। सारे डाउट्स आप लोगों के लेकर आकर कंपाइल करके आप लोगों से फेस टू फेस बात करेंगे। मतलब फेस तो मेरा ही दिखेगा तुमको, तुम्हारा फेस तो मुझे नहीं दिखेगा, बट उस तरीके से अपन 1 to 1 बात करेंगे। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस दिन का इंतजार कर रहे हो? दीपावली भी आने वाली है, धनतेरस के दिन का इंतजार मत करो, तो पहले ही उससे शुभ मुहूर्त निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितना हो सके वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक, जितने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तुम जहां जहां हो, इंस्टा पे, एफबी पे, जहां जहां पर भी तुम अवेलेबल हो, सब जगह पर जाकर इस लिंक को शेयर करो, चैनल का भी और वीडियो का भी, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनको एक बार में हम सॉल्व करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल का, और उसके बाद हम लोग अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम के चैप्टर का भी वीडियो लाना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और इसी तरीके से हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।